एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल के सेकंड ईयर के या फिर आप कह सकते हो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म है या एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म हो या एडमिशन फॉर्म हो, एसओएल के अंदर ये दोनों ही चीज़ें एक ही कंसिडर करी जाती हैं। और जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं इसको आप कह सकते हो या तो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन या फिर सेकेंड ईयर के एडमिशन। आपकी जो फीस जाएगी वो पूरे साल की जाएगी। हो सकता है ये लोग फोर्थ सेमेस्टर में 300-400 रुपये एग्जाम फीस अलग से लें, वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, जब फोर्थ सेमेस्टर आएगा जब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं सेकेंड ईयर या फिर थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। अब देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म तो निकल गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें टेक्निकल इश्यूज़, मिस्टेक्स बहुत हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक वहाँ पर वो है, जब आप ऑप्शन पे क्लिक करके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाले पेज पर पहुँच जाते हो, जहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तो ऊपर की साइड में सेमेस्टर 3 की जगह सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स सी बात है यार, ये तो लॉजिकल वाली बात है, वो टेक्निकल मिस्टेक ही है, ठीक है? वो हो सकता है वहाँ पे सेमेस्टर 2 ही लिखा रह जाए, जब आप फॉर्म फिल कर दो, फी रिसीप्ट आ जाए तो उसमें सेमेस्टर 3 लिखा हो, ठीक है? तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये आपकी गलती नहीं है, ये एसओएल की ही मिस्टेक है। नंबर 2, आप बार-बार पूछ रहे हो कि सर इसकी लास्ट डेट क्या है? देखिए, हर बार लास्ट डेट नोटिफ़ाई नहीं करी जाती। लास्ट डेट आने से कुछ दिन पहले ही नोटिफ़ाई करा जाता है कि भाई ये लास्ट डेट है, अब आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अब आपके ऊपर जो है बर्डन आने वाला है लास्ट डेट का। तो बेहतर मैं आपसे ये कहूँगा कि नवंबर में ही आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, बिकॉज़ आफ्टर ऑल दिसंबर में 12 दिसंबर से एग्ज़ाम है ही, तो बेहतर है आप नवंबर के एंड से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। बार-बार एक सवाल पूछना कि सर लास्ट डेट क्या है, वो मैं आपको बता ही नहीं सकता, कोई यूट्यूबर बता ही नहीं सकता, बिकॉज़ एसवाल ने खुद नहीं बताया अब तक, तो हम लोग कैसे बताएँ? लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि नवंबर के एंड से पहले-पहले लास्ट डेट, मतलब नवंबर के एंड से पहले-पहले फॉर्म फिल कर दीजिए आप, ठीक है? अब आती है फ़ीस की बात कि सर फ़ीस कितनी है? फ़ीस भी, और देखो ऑफ कोर्स सी बात है, मैं इंग्लिश ऑनर्स की फ़ीस आपको बता सकता हूँ, 3600 कुछ रुपए फ़ीस है, बिकॉज़ मैंने उसका फॉर्म खुद फिल करा है, मेरी सिस्टर का फॉर्म, तो उसका तो मैं ऑफ कोर्स बता सकता हूँ। बाकी अदर कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी है, बीकॉम हो या बीए प्रोग्राम हो या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो या फिर बीकॉम ऑनर्स हो, मैं एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं आपको बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इनकी फ़ीस भी 3300 से लेके 3800 के बीच में होगी। इससे ज़्यादा फ़ीस मुझे नहीं लगता होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फ़ीस उतनी ही रहेगी जितनी आप फर्स्ट ईयर में पे करके आए हो। तो बार-बार ये सवाल पूछना कि सर फ़ीस कितनी है, फ़ीस कितनी है? या जब आप फॉर्म फिल करोगे, सब्जेक्ट्स डिसाइड करोगे, अंडरटेकिंग पे टिक करोगे, तो वहाँ पर दिखाएगा कि हाँ जी इतनी पेमेंट है, कर दीजिए। तो पेमेंट करने से पहले दिखाएगा कि इतनी पेमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड लेके बैठोगे तभी आपको पेमेंट कटेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने पैसे कटे हैं। आपको वहाँ पर शो करेगा जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, ठीक है? तो पेशेंस इज़ अ की। अच्छा, अब जो और मिस्टेक उस फॉर्म में है, वो ये है कि बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के साथ। बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो एसईसी और जेनेरिक इलेक्टिव में जो वहाँ पे चॉइसेस आ रही हैं, वो चॉइसेस नहीं हैं जो आपके पीडीएफ में गिवन है। काफ़ी अजीब-सी बात है। तो मैं बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों से ये कहूँगा कि कुछ दिन रुक जाओ। 3 महीने रुक गए ना, 3 महीने रुक गए, 1 हफ्ता और रुक जाओ। पढ़ाई तो कंटिन्यू रखो अपनी, इस फॉर्म के लिए 1 हफ्ता और रुक जाओ। अगेन जैसा कि मैंने कहा, ये टेक्निकल मिस्टेक है, तो हो सकता है टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ही बीकॉम ऑनर्स के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वहाँ पर सब्जेक्ट ठीक से शो नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये जो मिस्टेक है ये मेरी साइड से तो नहीं है, अगेन एसओएल की साइड से है। मैं तो रिज़ॉल्व नहीं कर सकता, एसओएल रिज़ॉल्व करेगा। मैं तो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ अपने लेवल पर। तो बेहतर है बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे कुछ टाइम वेट कर लें। सिमिलरली बीकॉम प्रोग्राम में जो एसईसी सब्जेक्ट है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, उसके अंदर भी 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइबर क्राइम एंड लॉ। अच्छा, अभी आगे बढ़ूँ तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी, उसके अंदर बीकॉम प्रोग्राम की केवल साइबर क्राइम की डेट थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की डेट ही नहीं थी। तो आप परेशान ही हो गए कि यार कंप्यूटर एप्लीकेशन मिलेगा या ना मिलेगा। लेकिन शुक्र है कि फॉर्म के अंदर जब ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है? बाकी मुझे नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा, मुझे अभी थोड़ा इसमें दिमाग में डाउट है, ठीक है? डाउट क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने खुद भी पढ़ा है, और उसमें पूरा का पूरा जो इवैल्यूएशन होता है वो इंटरनल के मार्क्स के बेस पर होता है। यानी जो हमारे टीचर्स होते हैं
वो इंटरनली प्रैक्टिकल लेते हैं, वाइवा लेते हैं, फाइल बनवाते हैं, उसी के बेस पर हमारा जो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है उसके मार्क्स तैयार करे जाते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट कंप्यूटर आप कर ही नहीं सकते। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो उसमें। अब एसओएल को तो छोड़ देते हैं फिलहाल हम। इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन बनी हुई है कि बच्चों को अलाउड ही नहीं किया जा रहा है कॉलेज में, तो किस तरीके से वो प्रैक्टिस करें। हर बच्चे के पास तो घर में लैपटॉप या पीसी होगा नहीं, ठीक है। ये एसओएल की बात नहीं, ये रेगुलर की बात है। इस साल तो एसओएल के साथ तो ये प्रॉब्लम हर साल रहेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स की बात है यार। आपने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल आपका नहीं हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। अब वो बात और है कि असाइनमेंट होगा, लेकिन एग्जाम भी होते हैं अगर आपके नॉर्मल तरीके से, तो भी आपका प्रैक्टिकल वहाँ पर नहीं होता 20 मार्क्स का। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है, हो सकता है थ्योरी सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन फिर भी इसमें डाउट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में मुझको। अब जो मैं पर्सनल मुझे लगता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक साइबर क्राइम भी ऑप्शन है, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल फाइनल डेट शीट का भी वेट कर सकते हो सकता है फाइनल डेट शीट में कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट शो हो जाए, ठीक है। क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट जैसे कि मैंने कहा था 95% चांसेस होते हैं वो सेम रहती है, बट बचा हुआ 5% हो सकता है कुछ उसमें गलतियां हों, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो आप वेट कर सकते हो फाइनल डेट शीट का, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे भी, अगर जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना तो है लेकिन फिर भी डाउट है। बाकी अगर लेना ही है यार, ऑप्शन आ ही रहा है तो फॉर्म फिल कर दो। इन फ्यूचर अगर चेंज होगा तो देख लेंगे, अब क्या कर सकते हैं यार, ये तो आपको आदत ही हो गई है इस चीज़ की, तो क्लिस वगैरह की। अब एक और बात थी हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है एमआईएल वाला, वो कैसे डिसाइड करना है, इसके ऊपर मैंने आपको पता नहीं 3-4 वीडियो बनाकर दी थी। इसके बावजूद भी आप कंफ्यूज रहता हो कि जो मार्क्स हैं हमको वो क्लास 12th के देखने हैं या फिर इंडिविजुअली इंग्लिश सब्जेक्ट के देखने हैं। तो देखो यार, सिंपल सा फंडा है। आपकी क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे वो देखो पहले। अगर आपके 80 से ज़्यादा मार्क्स थे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर चूज़ करोगे। अगर आपके 80 से ज़्यादा मार्क्स थे, आपने चूज़ कर लिया इंग्लिश बी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, पेपर आपका इंग्लिश का ही आ जाएगा सामने एट द एंड, फिर आप परेशान होंगे। तो बेहतर है मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चूज़ करो। कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर मैंने तो गलती से वो चूज़ कर लिया, मेरे तो इतने मार्क्स थे। तो देखो, जो पीडीएफ में चीज़ें लिखी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बात ज़रूर कहोगे कि सर मेरे तो 75 मार्क्स हैं, मैंने इंग्लिश फ्लुएंसी ही लास्ट सेमेस्टर चूज़ करी थी, पर एट द एंड असाइनमेंट के टाइम पर मुझे इंग्लिश ए दे दी। तो क्या इस साल भी ऐसा हो सकता है? तो देखो यार, इस साल का सीन ऐसा है, इस सेमेस्टर का सीन ऐसा है कि जो पीडीएफ आई है सिलेबस की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा एमआईएल, ठीक है। तब उसमें लिखा हुआ है ना, तो और कुछ बहाना ये लोग बना नहीं सकते। आप मार्क्स के बेस पर ही चूज करो, जितने मार्क्स आपके क्लास 12th में इंग्लिश में थे। और आपने अगर क्लास 12th तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है, तो उस केस में इंग्लिश बी फ्लुएंसी आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। अब एक और डाउट हमारा है कि इस फॉर्म के अंदर जो बात कही गई थी अभी कुछ दिन पहले कि जो एग्ज़ाम होंगे वो ओपन बुक मोड और ऑफलाइन मोड दोनों तरीक़ों से होंगे, लेकिन इस फॉर्म के अंदर हमसे ऑप्शन नहीं चूज़ करवाया जा रहा है कि सर आपको किस मोड में एग्ज़ाम देना है। तो इसका मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हो सकता है इस चीज़ के लिए एसओएल अलग से नोटिफिकेशन निकाले, अलग से आपके डैशबोर्ड में पोर्टल दे। हो सकता है बिल्कुल ऐसा, क्योंकि देखो ओपन बुक एग्ज़ाम होने हैं ऑब्वियसली, वो रेगुलर के नहीं, वो एसओएल और एनसीएफ सबके लिए हैं, केवल रेगुलर के लिए नहीं है। आपने नोटिफिकेशन पढ़ी ही होगी, मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो ओपन बुक एग्ज़ाम या ऑफलाइन देने हैं, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है एग्ज़ाम फॉर्म में। ये हो सकता है एसओएल अलग से कोई और फॉर्म या कोई और छोटा मोटा पोर्टल निकाल दे, वहाँ पर आपको डिसाइड करना हो। तो बेहतर है आप ये वाला फॉर्म तो फिल करिए, वाला फॉर्म जब आएगा डिसाइड करने का वो मैं आपको बता दूंगा। आप में से बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ओबीई बेटर है या फिजिकल मोड में एग्जाम दे दूं जाकर, ये बेटर है। इसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो बेहतर है ओपन बुक एग्जाम दे दीजिए, लेकिन ओपन बुक एग्जाम देने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यार मैं बैठा हूँ आराम से, अभी तो एक हफ्ता है, सॉरी 1 महीना है पेपर में, 12 तारीख को पेपर आएगा, पेपर देखूंगा, बुक खोलूंगा, लिख दूंगा आंसर। ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। ओपन बुक एग्जाम में भी वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जिसको ये बात पता होगी कि ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है ये किस चैप्टर में से है, किस यूनिट में से है, किस टॉपिक में से है। अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से है, तो यार 3 घंटे आप उसको ढूंढने में ही निकाल दोगे। तो बेहतर है कि ओपन बुक एग्जाम दोगे तो इसको भी स्मार्टली तरीके से देना, पहले से ही ये नोट्स बनाकर रखना और पहले से ही ये समझ कर रखना कि किस यूनिट में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तभी आप ओपन बुक एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाओगे। और आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप मेंटली जा सकते हो, मतलब आप उतने दिमाग से स्ट्रोंग हो, आप जा सकते हो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना, तो आप जा सकते हो, ठीक है? वो आपकी चॉइस है पर्सनल, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या मोड आपको चूज़ करना है, ठीक है? 2 ही तरीके हैं, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है बहुत या नहीं है बढ़िया। लेकिन दोस्तों अभी रुक जाओ, एग्ज़ाम की गाइडलाइन आने दीजिए। हो सकता है फिज़िकल मोड जो एग्ज़ाम हो उसमें भी शायद बुक्स अलाउड कर दें, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम की गाइडलाइन आने दीजिए, उसमें सब क्लियर होगा कि किस तरीके से क्या एग्ज़ाम होगा। देन यू विल डिसाइड कि कौन-सा एग्ज़ाम आप कौन से मोड का एग्ज़ाम आपको देना है। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर सम मोर डेज़, ठीक है? और तो मैंने शायद सब क्वेरीज़ में डिस्कस कर ही ली। बस एग्ज़ाम फॉर्म की जो क्वेरीज़ थी वो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच होते हैं जो कि आपको वेट करना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है पेमेंट या फ़ी रिसीप्ट की। अब जैसे देखिए आप फॉर्म फिल करोगे, तो देखिए हर बच्चे को तो नहीं, मतलब मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत आएगी कि फॉर्म वो फिल कर देंगे, पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी उनके बैंक अकाउंट से, ठीक है? लेकिन फ़ी रिसीप्ट उनको वहाँ पर मिलेगी नहीं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? नंबर 1, आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। 3 से 4 दिन के वेट करने के बाद अगर आपकी पेमेंट रिफंड नहीं आई और वहाँ पर स्टिल पेमेंट का ऑप्शन दिखा तो रहा है, लेकिन उस पे क्लिक करने के बाद शो होगा वेट फॉर 60 मिनट। आप 60 मिनट छोड़ो, 1 दिन बाद भी ट्राई करोगे, उसके बाद भी वो शो करेगा वेट फॉर 60 मिनट। तो उस केस में बेहतर है कि आप इंतज़ार कर लो। कई बार हफ्ता भर भी लग जाता है आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने में, बिकॉज़ आपने तो यहाँ से पेमेंट कर दी। अब जो वहाँ पर ऑफिशियल बैठे हैं वो मैनुअली उसको हैंडल करके एक्सेप्ट करेंगे, देन फ़ी रिसीप्ट जनरेट करके तभी आपके पास फ़ी रिसीप्ट शो होगी, है ना? तो बेहतर है कि जब आप पेमेंट कर दो तो 4 से 5 या कम से कम 1 हफ्ते तक का वेट कर लो, ठीक है? फ़ी रिसीप्ट जनरेट होने का वेट कर लो। हाँ, अगर हफ्ते भर के अंदर आपने जो पेमेंट करी है उसका रिफंड वापसी आ जाता है, तो आप इमीडिएटली दूसरा अटेम्प्ट पेमेंट का कर सकते हो, बिकॉज़ वो पेमेंट आपकी फेलियर हो जाती है। जो बच्चे साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवाएँगे, ध्यान से सुन लेना इस बात को। जो बच्चे साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवाएँगे, एक तो ये चीज़ देखना कि साइबर कैफ़े वाला कौन से सब्जेक्ट आपके चूज़ कर रहा है। जो आपने उससे कहा वो चूज़ कर भी रहा है या नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल अटमोस्ट केयर आपको लेनी है। और एक और चीज़, अब जो मैंने पेमेंट का फेलियर का इश्यू बताया, पेमेंट रिफंड आ सकती है इन केस पेमेंट फेलियर हो गया या फ़ी रिसीप्ट नहीं आई, तो भाई जो पेमेंट रिफंड आएगी ना वो उसी अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी है। तो अगर आप साइबर कैफ़े वाले के पास जा रहे हो ना पेमेंट करवाने, तो बिल्कुल ध्यान रखना, उससे कहना कि देखो अगर पेमेंट फेलियर हुआ तो तुम्हारे अकाउंट में रिफंड आएगा, आगे बेईमानी मत कर लेना इन फ्यूचर में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो अच्छा हुआ मुझे याद आ गई, वो है इम्प्रूवमेंट की। आपसे मैंने कहा था कि थर्ड सेमेस्टर के साथ-साथ अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर में आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, तो वो दे सकते हो। या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी पेपर में ईआर है, तो वो तो आपको डेफ़िनेटली देना ही पड़ेगा। तो उन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के चूज़ करने का ऑप्शन भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म में है, तो वो भी आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। देखो ईआर वाले तो देंगे ही, ऑफ कोर्स सी बात है, फर्स्ट सेमेस्टर में जिसकी ईआर है 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में वो तो देंगे ही। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हैं, उनसे मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की जो फ़ीस है पर सब्जेक्ट वो अलग है। आई थिंक 200-300 रुपए या 400 रुपए है। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दोगे तो वहाँ पर शो हो जाएगा फ़ीस, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो फ़ीस का सवाल बार-बार ना पूछो कि सर हमारी फ़ीस कितनी है। तो ख़ैर इम्प्रूवमेंट जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना, जब आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दोगे, तो उस एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आपके आए, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसा बहाना नहीं चलेगा कि यार असाइनमेंट में ज़्यादा थे वही वाले मैं कंसीडर करूँगा। नहीं जी, इम्प्रूवमेंट में जितने मार्क्स आपके आए वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यहाँ बेस्ट ऑफ 2 का कोई चक्कर नहीं है कि असाइनमेंट वाले या इम्प्रूवमेंट वाले जिसमें से ज़्यादा मार्क्स थे वो कंसीडर करो। ऐसा नहीं होगा। जितने मार्क्स आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आए हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? तो यही सब सारा तरीका था। और जितने भी आगे आप फ्यूचर में फॉर्म फिल करोगे, सब ऐसे ही फॉर्म फिल करोगे। ठीक है? सेकंड सेमेस्टर का आप फिल करते आए थे, अब सेकंड ईयर का है ये, तो आप जाइए, तसल्ली रखिए। अगर सब कुछ चीज़ें नॉर्मली काम कर रही हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और हाँ, कई बार क्या हो रहा है, जब आप फॉर्म फिल करने वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स सा खुल जाता है, वहाँ पे दोबारा से आपसे रोल नंबर और बारकोड माँगता है। और नीचे जब आप सबमिट करते हो तो लिखा आता है कि दिस इज़ फॉर यूजी प्रमोटेड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ओनली। तो खैर वहाँ पर लॉगिन होता ही नहीं है।
तो ये भी एक तरीके से वेबसाइट का इशू ही होता है, ये हर बच्चे के साथ होता है। मैं भी जब वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए, तो मेरे साथ भी काफ़ी देर तक ये इशू होता रहा था, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी है, वेट करना है, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो बस यही था, लास्ट डेट अभी नोटिफाई नहीं है, जैसे ही होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।